topic for today's discussion is, as we discussed with Dr. Saeed Rid, crisis of democracy in Pakistan. That is our topic. But before we start going into the detail, I think we need to be clear about, सबसे पहले हमें I think we need to be clear about some basic terms. The topic is crisis of democracy in Pakistan. तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि what do we understand by crisis. ठीक है. So there are three key terms here: crisis, democracy and Pakistan. So first of all, let's discuss what do we mean by crisis. Crisis को कैसे define करेंगे आप? Crisis क्या है, यानी किस चीज़ को आप क्राइसिस कहते हैं? इम्पेडिमेंट्स एंड हर्डल्स. और कोई? डिस्टर्बेंस. हर डिस्टर्बेंस को क्राइसिस कह सकते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जी. ठीक है. क्राइसिस एसेंशियली इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेकिन इसको हमें इसमें भी देखना होगा, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं. क्या कैन वी कॉल एवरी प्रॉब्लम अ क्राइसिस? नहीं. तो देखें यहाँ पर इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखिए. व्हेन एवर वी टॉक अबाउट क्राइसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. इट्स नॉट वन प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. कोई एक प्रॉब्लम होती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, यू कम आउट ऑफ योर होम, यू आर गोइंग समवेयर एंड यू हैव अ फ्लैट टायर. टायर का पंचर हो गया आपका. अब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन कैन वी कॉल इट अ क्राइसिस? वो एक प्रॉब्लम है, आप उसका टायर चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगा. लेकिन ये क्राइसिस कब बन जाएगा? जब आपकी जो स्टेपनी रखी हुई है वो भी फ्लैट है. अब दे कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जो आपका नियरेस्ट टायर शॉप है दैट इज क्लोज्ड. थर्ड प्रॉब्लम एंड द फोर्थ प्रॉब्लम. सो यू नो व्हेन देन द सेम सिंपल वन प्रॉब्लम ऑफ अ फ्लैट टायर कैन बिकम अ क्राइसिस इफ इट बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. तो समझ रहे हैं बात? तो क्राइसिस हम किसी भी एक सिंपल प्रॉब्लम को हम क्राइसिस नहीं कहते. क्राइसिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर वन. नंबर टू, इसको हमें आल्सो देखना चाहिए टाइम और स्पेस में. टाइम और स्पेस का मतलब ये कि उसका ड्यूरेशन क्या चल रहा है. अब व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सो इज दिस क्राइसिस टेम्पररी, वन टाइम, एक दिन का है, एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक साल का है, या ये 70 साल से चल रहा है? व्हाट डू यू से? 70 साल से चौराहे पे खड़े. तो अब मतलब ये कि दैट मीन्स कि वही प्रॉब्लम्स अगर प्रोलॉन्ग कर रही हैं, उसका टाइम स्पैन लंबा है, तो वो एक लंबा क्राइसिस है. ठीक है. एक छोटी सी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, आधे घंटे में ख़त्म हो गया, वो क्राइसिस सॉल्वेबल है. तो हमारे यहाँ जो इंटेंसिटी है प्रॉब्लम की, क्राइसिस की, सो द इंटेंसिटी ऑफ क्राइसिस इज मेजर्ड बाय how many problems are related, collection of problems, number one. Number two, the span of time जितना उसने लिया है. तो आपने बिल्कुल कह दिया फौरन, when I asked you, all of you said 70 साल से चल रहा है. तो it's a carrying on, you know, continuing set of problems that we have. और स्पेस का मतलब ये है कि ये कितने, you know, how much geographical expense it has. For example, if there is a crisis in Karachi, कराची क्राइसिस में रहा है? कब रहा है? 80s 90s में फसादात होते थे, बहुत मारकाट होती थी, बहुत यू नो क्राइसिस. लेकिन वो क्राइसिस था, उसका स्पेस जो थी वो कराची तक महदूद थी. ठीक है. इसी तरह आपका प्रॉब्लम होता है कहीं पर बलूचिस्तान में होता है, तो उसकी स्पेस बलूचिस्तान में है. लेकिन वही कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स अगर हर जगह हो जाएं तो उसकी स्पेस स्कैटर्ड हो गई ना. तो अब प्रॉब्लम कहाँ है आपकी? लेट्स से आपका कराची में भी है, आपका प्रॉब्लम फाटा में भी था, हमारा प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी था, हमारा जो जिसको हम कश्मीर कहते हैं उसमें भी चल रहा है. तो अब क्या हो रहा है कि इसका स्पेस वाइडर बढ़ रहा है. तो द इंटेंसिटी ऑफ क्राइसिस डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स. Number one, how many problems are involved in that? That collection of problems. एक हैं, दो हैं, 5 हैं, 10 हैं, या अनकाउंटेबल है. ठीक है, बेशुमार मसले. दूसरा ये कि उसका टाइम स्पैन कितना है, कितने अरसे से चल रहा है. तीसरा उसका एक्सपेंस क्या है, यानी स्पेस, कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है. तो अब अगर ये तीनों आप अप्लाई करें पाकिस्तान पे, तो
क्या इसकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है? क्या द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर स्मॉल मैनेजेबल? नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। टाइम स्पैन कम है, बहुत पहले से। स्पेस छोटा है, पूरा कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली फेसिंग वेरी इंटेंस, वी हैव बीन फेसिंग, इनफैक्ट फेस करते रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां तो आप क्राइसिस क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में बाद में आऊंगा, पहले हम पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द थिंग जिस पे हम ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। तो पाकिस्तान पाकिस्तान से हम क्या समझते हैं? ये इज़ इट इजीली डिफाइनेबल? क्या ये पाकिस्तान वही है जो हमने 1947 में हासिल किया था? क्यों नहीं? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? 55% जो यूनाइटेड पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान हमें मिला था, उसकी 55% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, और 45% थी वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो अगर इफ एनी विंग had the right to be called Pakistan more than West Pakistan, that was East Pakistan. That is no more Pakistan. तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की डेफिनेशन जो हमें पाकिस्तान उस वक्त मिला था, वो जो लोग ये कहते हैं कि जी अभी भी आपने देखा होगा कल परसों ये जो रिटायर्ड फौजी भाई हमारे आ गए थे प्रेस क्लब में, हैव यू सीन सम ऑफ द वीडियोस? वो जो कह रहे हैं कि कोई नहीं करता, कोई मैली आंख से देखेगा तो ये कर देंगे, आंख निकाल लेंगे, मुंह तोड़ देंगे, वो सारी बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? वी लॉस्ट 55% ऑफ आर टेरिटरी, 55% ऑफ आर पॉपुलेशन जो हमारी थी उस वक्त। यूनाइटेड पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1971 में थी 70 मिलियन, और 70 मिलियन में से 40 मिलियन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, 30 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे। तो उसमें से 40 मिलियन तो आपके चले गए उस वक्त 71 में, जिन्होंने कहा कि हम अलग हो रहे हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन का मसला कि द पाकिस्तान दैट वी हैव इनहेरिटेड दैट इज़ नॉट द सेम पाकिस्तान दैट वी हैड इन 47, दिस इज़ वन। नंबर टू, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन, इसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज का मसला है। मसला क्या है? मसलन ये कि कश्मीर फॉर एग्जांपल, अब वो वेदर कश्मीर इज़ आज़ाद कश्मीर है या हमारा हिस्सा है या नहीं है, अनडिसाइडेड, डिस्प्यूटेड, वो चल रहा है। GB जो गिलगित बल्तिस्तान, GB के कितने लोग हैं यहाँ पर? गिलगित, आप गिलगित बल्तिस्तान की हैं, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोई नुमाइंदगी पाकिस्तान की किसी लेजिस्लेशन में नहीं है, ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट में, पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, रहते हैं, तफरीह करते हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं, सब कुछ है, लेकिन नो रिप्रेजेंटेशन एट ऑल GB की। हत्ता कि फाटा तक को दी हुई थी, फाटा की सीटें थीं, लेकिन GB की अभी तक वफाक में, ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट में कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर हिस्सा है तो नुमाइंदगी क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो उसको माना क्यों नहीं जाता, सूबा क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता, मल्टीपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो पाकिस्तान की डेफिनेशन के इटसेल्फ देयर आर इश्यूज, ठीक है। तो अब हमने दो बातें अभी तक क्लियर की, तीन चीज़ों से हमने बात शुरू की थी। वी स्टार्टेड ऑफ विद 3 थिंग्स। नंबर 1, क्राइसिस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पैरामीटर, एंड सेकेंडली वी टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान की डेफिनेशन के मसले चल रहे हैं। अब हम असल चीज़ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, देखें डेमोक्रेसी को हाउ डू वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। कोई मुझे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताएगा यहाँ पर? जी, क्या है वो? जी, कितने लोगों ने ये सुनी हुई है? सब ने सुनी हुई है। आप एग्री करते हैं इससे? पता नहीं मुझे, आई ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल विद डेफिनेशन।
ठीक है जी। Democracy is when people have a right to say how their country is governed. They have a share in their government or how they are governed. ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन। ये सिस्टम तो सर डिक्टेटरशिप या किसी अथॉरिटेरिज्म की राइटिंग क्यों नहीं रहा है? डेमोक्रेसी के अलावा कोई लोगों को राइट्स मिलते हैं, उन्होंने भी दिए हैं डेमोक्रेसी। ये सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? सर वो जो बात कर रहे थे, अच्छा ठीक है जी। मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी जो है ना, यहाँ पर जो लीडर्स है वो बहुत जो है ना चालाक होते हैं। वो लोगों के सेंटर में स्वार्थ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे लोगों की व्यू लोग नहीं होती, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को मेरा ये ख्याल है डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी का बहरान है, इफ डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स, जैसे आपने कहा कि लीडर बहुत चालाक हैं, आपने कुछ और कहा, आपने कुछ और कहा, एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, एक नाउमीदी की सी कैफियत आ जाती है ना कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। तो आई वॉन्ट टू पुट इट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ताकि हम इतने नाउमीद भी ना हो। हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या ये डेमोक्रेसी के क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में है? ऑल अदर सोसाइटीज़ हैव गॉन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, सिर्फ पाकिस्तान है? अब सिर्फ अभी की आप मिसाल देख लें, क्या श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा? आप पढ़ते होंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान स्टडीज़ के हैं, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ था जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था? क्राइसिस से गुजरा, नहीं गुजरा? इंडिया में क्या हो रहा है? रूस में क्या हो रहा है? रूस में एक साहब पुतिन नाम के एक आदमी 25 साल से, तकरीबन 25 साल से बैठे हुए हैं डिक्टेटर की तरह पर, तो वो उसको आप क्राइसिस कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इतनी भी होपलेस सिचुएशन नहीं है जितनी हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं ना कि जी एज इफ ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में ही ये मसले हैं। देखें, जैसे वी नीड टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ फैमिली। ईच फैमिली हैज़ इट्स ओन पिक्यूलियर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, इज दैट राइट? हर घराने के अपने मसले होते हैं ना, कोई घराना आप ये कह सकती हैं कि उसके मसले नहीं हैं, नॉट इवन अ सिंगल। मेरा ख्याल है कोई, शायद ही कोई होगा, आप अपने घराने में देख लें, अपने ख़ानदान वालों में देख लें, अपने दोस्तों में देख लें, इज़ देयर अ सिंगल फैमिली वेयर यू कैन से दैट दे आर नॉट गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स? द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट बट द प्रॉब्लम्स आर देयर। तो ये कहना कि सिर्फ हमारे साथ ये हो रहा है या हम क्यों ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, क्या चीन में मसले नहीं हैं? ईगुर मुसलमानों का मसला चीन वाले क्या कर रहे हैं? चीन में क्या डेमोक्रेसी है या नहीं है? ये एक डिफरेंट सवाल है। तो इस तरह चीन को देख लें, इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, इवन इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज जो हैं उनको देख लें, मसले तो हैं ना हर जगह। तो इतनी कोई नाउमीदी वाली बात नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ठीक है। अब इसको समझने के वी विल डिस्कस सम ऑफ द लेंसेज कि आप डेमोक्रेसी को किस लेंस से देख सकते हैं, यानी किस पर्सपेक्टिव, किस तनाजुर में देखते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को भी समझने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि सादा सी कोई तारीफ होती है ना, जैसे इब्राहिम लिंकन ने दे दी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। अब भी आप बैठते रहें, सर मारते रहें कि इसका मतलब क्या है, क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इसका सबसे पहला लेंस ये होता है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक लेंस। एकेडमिक लेंस, लेंस समझते हैं ना, लेंस जिसको जो अच्छा लगा के देखते हैं। आप किस आईने से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं, किस लेंस से देख रहे हैं, या किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को समझने का एक तो होता है एकेडमिक लेंस। एकेडमिक लेंस का क्या मतलब है? एकेडमिक लेंस का मतलब ये होता है कि आप उसकी एकेडमिक डेफिनेशंस में जाते हैं, ठीक है। कि जैसे एक डेफिनेशन ये हो गई तो आप इस पर एकेडमिक्स पेपर लिखे जाएं, है ना। एकेडमिक का क्या मतलब है? एकेडमिक वो लोग के जिनका, क्या एकेडमिक किसको कहते हैं? Academia is which is run with scientific research, journals, or dissertations. जिसमें peculiar, research करके उसकी definition बता दी गई after research करने। एकेडमिक वो लोग होते हैं जिनका काम लिखना पढ़ना होता है, जो उस पर रिसर्च करते हैं, जैसे आपने कहा, और उस पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जो ज़्यादातर आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारे एकेडमिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वो एकेडमिकली चीज़ों को खुद समझते हैं, पढ़ते हैं, खुद पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, और फिर लिख कर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। यही होता है ना, लिखा क्यों जाता है? लिखा इसलिए जाता है कि द वे आई हैव अंडरस्टूड आई वांट अदर पीपल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई वी राइट। हम इसीलिए लिखते हैं। तो एक तो इसका एकेडमिक एंगल है। तो व्हेन वी लुक एट डेमोक्रेसी विद एन एकेडमिक लेंस, हम एकेडमिक अच्छे से अगर देखेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें फिर पॉलिटिकल साइंस आ जाती है ना। अब पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इसको आप पॉलिटिक्स के बगैर नहीं समझ सकते। एसेंशियली इट इज़ व्हाट? इट इज़ पॉलिटिक्स।
अब जैसे डेमोक्रेसी की आपने डेफिनेशन बताई, तो पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है? It is the study of relationship between the state and society. ठीक है, एक डेफिनेशन, और कोई डेफिनेशन? How to gain power. How to gain power, some say that politics is struggle for power. There can be many more, but the simplest definition that I give to my students is, when you ask a simple question, how my society is being managed, this is a political question. ये simplest definition है. जब आप ये सवाल पूछें कि मेरे माशरे को ऐसे क्यों चलाया जा रहा है, ये सवाल पूछना हमारा हक है या नहीं है? तो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि जी सियासत से दूर रहो, ये कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं, बड़े कहते हैं सियासत से दूर रहो, इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहे होते हैं? इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे होते हैं कि डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई माई सोसाइटी इज बीइंग मैनेज लाइक दिस। जी 1973 का आइन हमें कहता है, आर्टिकल नंबर आई थिंक 19, उसके तहत है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन लेने का हक, मतलब आपका पर्टिकुलर राइट है, चाहे वो सोसाइटी के रिलेवेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो रिलीजन, दिस इज योर फंडामेंटल राइट एंड वी मस्ट हैव टू एक्सक्यूज। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ करते क्या हैं, एक सिस्टमेटिकली हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को, हम बहरान में क्यों मुब्तला होते हैं, या कहीं भी कोई भी माशरा, एनी सोसाइटी बहरान में, जमहूरियत के बहरान में क्यों आता है कि जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को ये सवाल पूछने का हक नहीं दिया जाता कि वाई माई सोसाइटी इज़ बीइंग मैनेज्ड दिस वे, और इस तरह से मैनेज करने का फ़ायदा किसको हो रहा है? कुछ लोगों का होता है ना फ़ायदा, द वे सोसाइटी इज़ बीइंग मैनेज, हमारे माशरे को जैसे चलाया जा रहा है उसमें मसले हैं। हमारा ये हक़ है कि हम ये पूछें कि इस माशरे को ऐसे क्यों चलाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह से चलाया जा रहा है तो इस तरह चलाए जाने के फ़ायदे किसको हो रहे हैं? तो ये बुनियादी सियासत के सवाल हैं, और ये इस सवाल में हिस्सा लेना हम सबका हक़ है। और जो ये कहते हैं कि आप ये सवाल ना पूछें, वो इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहे होते हैं कि आप माशरे की निज़ामत में, माशरे के इंतज़ाम में दिलचस्पी ना लें, और जब आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है आपको ये हक़ भी नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एकेडमिक का मतलब यह है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ये बड़ी ज़रूरी है कि लोग एक्टिवली। अब जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो एकेडमिकली स्पीकिंग यहीं पर मसला शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? एकेडमिकली हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं, पूरी इंसानी तारीख़ में, इंसानी तारीख़ मैं आर्कियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानी तारीख़ वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा। ठीक है, उससे पहले आर्कियोलॉजी है। तो इंसानी तारीख़ में सबसे पहला राइटर किसको समझा जाता है? जिसने सियासत पढ़ लिखा। तो इंसानी तारीख़ कोई 4-5 हज़ार साल की है जिसका हमें लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है, उससे पहले की आर्कियोलॉजी मिलती है। तो एक तो वो लॉज हैं, लेकिन जो बाकायदा पॉलिटिक्स पर जिसने सबसे पहले लिखा वो प्लेटो। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? अफलातून, है ना? प्लेटो इज अफलातून। अफलातून क्यों कहते हैं? नहीं, ये एक ही शख्स के दो नाम है ना, यानी अरबी में और उर्दू में इसको अफलातून कहते हैं, जो इंग्लिश वर्जन है उसमें प्लेटो कहा जाता है। अरिस्टोटल, अरस्तु तो मिलता है, ये तो मिलते भी नहीं एक दूसरे के साथ। तो बहुत से ऐसे हैं। खैर, तो ये प्लेटो जो थे ये पहले राइटर थे जिनकी किताब सबसे मशहूर किताब है, कौन बताएगा मुझे? द रिपब्लिक। रिपब्लिक में उन्होंने सबसे पहले लिखा। अच्छा, अब एकेडमिकली स्पीकिंग जब हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो बहरान वहीं से शुरू हो गया, जब यानी प्लेटो ने लिखी तो किताब, उसका नाम रखा रिपब्लिक, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें तो ही हिमसेल्फ डिड नॉट लाइक डेमोक्रेसी, इनफैक्ट ही अपोज्ड डेमोक्रेसी। और वो क्या करता था, अब एकेडमिकली हमारे पास इशू क्या आता है, क्योंकि बहुत से लोग जो जमहूरियत की मुखालिफत करते हैं, और ये प्लेटो ने 2500 साल पहले लिख दिया, उसने कहा
कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का मतलब है मॉब रूल। मॉब रूल क्या हुआ? मॉब रूल का क्या मतलब है? हुजूम, के हुजूम जमा हो जाए और हुजूम सारी चीज़ों पे काबू पाने की कोशिश करे। जैसे हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ भी सियासत में होता है कि एक हुजूम को निकाला जाता है और उस हुजूम के ज़रिए कोशिश की जाती है कि अहम तरीन फ़ैसले किए जाएं। तो अब होता क्या है कि इसको, जिसको एक इंग्लिश में कहते हैं पेजोरेटिव सेंस, पेजोरेटिव का मतलब ये होता है कि उसकी तज़हीक या उस पर तंज करना। तो एक जमहूरियत को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। लेकिन इसी के मानी को डिस्टॉर्ट करके हम ये कह सकते हैं कि जी डेमोक्रेसी इज़ एक्चुअली मॉब रूल विच प्लेटो सेट, प्लेटो ने यही कहा। वो इसीलिए उसने मुखालफत की कि अगर जमहूरियत आ गई तो इसमें मॉब रूल होगा कि कोई भी हुजूम जमा हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जमहूरियत को पेजोरेट यानी उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका तमस्खुर उड़ाया जाता है, उसको कहा जाता है कि जी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। और अभी तक आप अपने यहाँ माशरे में ऐसे लोग देखते होंगे जो ये कहते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में चल नहीं सकती। आर देयर सच पीपल? हम डंडे से ठीक है। ऐसे लोगों को सुना है आपने कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ डंडे पे चलेगा, ठीक है। तो ये कोई नई बहस नहीं है, ये वहाँ से चल रही है। तो जब हम एकेडमिक लेंस की बात करते हैं तो एकेडमिक में हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लेंस है जमहूरियत को देखने का। दूसरा लेंस होता है जिसको हम कह सकते हैं बिहेवियरल लेंस। बिहेवियरल या सिविक या कल्चरल, ये तीनों मिलती जुलती चीज़ें। सो एक आप जमहूरियत को देखते हैं, डेमोक्रेसी को, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट एज एकेडमिकली देखें कि प्लेटो ने ये कहा, अरिस्टोटल ने ये कहा। अरिस्टोटल प्लेटो का शागिर्द था, उसकी किताब थी पॉलिटिक्स, उसमें उसने अपने टीचर से इख्तिलाफ किया और कहा कि नहीं जमहूरियत बेहतर है। और आप पढ़ते चले जाओ पॉलिटिकल साइंस की तारीख, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन ये सारा एकेडमिक डिस्कशंस है। तो एक तो जमहूरियत को देखने का ये तरीका है एकेडमिक, ठीक है। दूसरा लेंस होता है जिसको आप बिहेवियरल कह सकते हैं, यानी रवैयों में हम कितने जमहूरी हैं, एज अ नेशन, एज अ फैमिली, एज अ सिटी, एज अ कम्युनिटी, हम कितने जमहूरी हैं अपने अंदर। आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि जमहूरियत को रवैयों के थ्रू देखना चाहिए? अब मैं बेशक जमहूरियत की बात करता रहा हूँ, मैं अपने घर में डिक्टेटर हूँ, बच्चों को बोलने नहीं देता, उनको फैसले नहीं करने देता। या हम माशरे में हम देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में बड़े बूढ़े जो है वो सांप की तरह बैठ जाते हैं कि बस हम जो है वो हम करेंगे। तो अब ये क्या होता है जब हम, ये हमारे रवैये हैं ना, तो जब हम घर में जमहूरी नहीं है, अपने ख़ानदान में जमहूरी नहीं है, अपनी कम्युनिटी में जमहूरी नहीं है, तो हम माशरे से कैसे तवक्का करते हैं कि पूरा माशरा जमहूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस बहरान का जो हम बहरान फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जमहूरी बहरान, डेमोक्रेटिक क्राइसिस, इट डज़ नॉट हैव ओनली पॉलिटिकल डायमेंशन। उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि आमतौर पर ये समझते हैं लोग कि जी हुकूमती सतह पर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बहरान है। नहीं, ये बहरान मुख्तलिफ सतहों पर है और उसको हर लेंस से अलग अलग। अच्छा, इसी तरह सिविक क्या होता है? सिविक्स या सिविक कह लें, सिविक्स जो है स्टडी ऑफ सिविक्स। सिविक्स को कैसे समझते हैं आप, क्या कहते हैं सिविक? सिटीजन्स बिहेवियर। सिविक्स को आप ये कह सकते हैं कि वाई मैंने इसको बिहेवियर के सामने क्यों लिखा है, क्योंकि सिविक्स एसेंशियली इज सिटीजन्स बिहेवियर इन कम्युनिटी, इन सोसाइटी। तो सिविक्स क्या है कि शहरियत, कि आप बहैसियत एक शहरी के आपके क्या रवैये हैं, आप में सिविक सेंस कितनी है, ठीक है। आप कंसिडर दूसरों के हुकूक को कितना कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिग्नल को पे रुकते हैं या नहीं रुकते, ठीक है। ये सारे ये जमहूरियत की सिविक डायमेंशन है, शहरियत की डायमेंशन है, ठीक है। अब हमारे यहाँ हम कह तो सकते हैं कि जी ऊपर जो है इमरान खान और जरदारी लड़ रहे हैं या नवाज शरीफ लड़ रहे हैं या फ़ौज ये कर रही है, लेकिन अगर हम इस लेंस से देखें तो ये क्राइसिस हमारा सिर्फ ऊपर का नहीं है, ये क्राइसिस हमारा बिहेवियरल क्राइसिस है,
ये क्राइसिस ऑल्सो हमारा सिविक क्राइसिस है। अब आप में से कितने लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है? हाथ उठाएं। इंटरनेशनल, जो मुल्क से बाहर गए हों, दुबई गए हों, सऊदी अरब गए हों, कहीं गए हों, किसी भी मुल्क में, कहाँ पर गए हैं आप? सऊदी अरब। वहाँ पर सिविक सेंस पाकिस्तान से बेहतर है या ख़राब है? यानी सिग्नल है, ट्रैफिक चलाना बेहतर है हमारे यहाँ से। यानी अब देख लें कि अब सऊदी अरब जो है वो जमहूरियत तो नहीं है, वहाँ पर क्या है? मोनार्की है, किंगडम है, ठीक है, कोई जमहूरियत, कोई इलेक्शन नहीं होते, नथिंग। लेकिन सिविक लेंस से अगर देखें तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर लोग ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ वहाँ पर बेहतर है। इसी तरह कल्चरल डेमोक्रेसी, कल्चरल लेंस से आप देखें तो कल्चरली डेमोक्रेसी को आप इस तरह से देखते हैं कि माशरे के अंदर जो आपकी सकाफ़त है उसमें लोगों को हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक कल्चरली या सकाफ़ती तौर पर एक जमहूरी माशरा है। यहाँ तो एक दो नौजवानों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इजाज़त नहीं। आप अखबार उठाकर देखें रोज़ाना कि कहाँ किसी कपल ने अगर अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और 5-10 साल हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो अपना घर छोड़ के चले गए, वहाँ उनको ढूंढ कर जाकर मार दिया जाता। होता या नहीं होता? रोज़ाना आप अखबार में देखें कि उनको, न सिर्फ उनको बल्कि उनके बच्चों को मार के ख़त्म कर देते। तो अब ये क्या कल्चरली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेट हैं हम? नहीं है। तो ये क्राइसिस है हमारा? नहीं है, बिल्कुल। तो ये दूसरा लेंस है। एक मैंने एकेडमिक लेंस आपको बताया, दूसरा इसका है बिहेवियरल लेंस ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर सिविक सेंस एंड आवर कल्चरल मोरेस, यानी हमारे जो सकाफती रवैये। तीसरा इसका लेंस हम कह सकते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहेंगे उर्दू में इसको? आईनी। आईनी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग क्या हम क्राइसिस में रहे हैं या नहीं रहे हैं? कैसे जी? सर आइन की जब प्रोमलगेशन हो रही थी उस टाइम, और फिर इसकी आइन एक्ट प्रोमलगेशन दूसरी उसकी एग्जीक्यूशन में स्टिल हम लेजिस्लेशन बॉडी हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन हो रही है, सारे एक्ट पॉलिसीज बन रही हैं, लॉज बन रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन होती है। इसका मैं एक मिसाल है NFC अवार्ड जो है, ठीक है, आप उसका देखिए वो एक मेन फैसेट है जिसके थ्रू कुछ प्रोविंसेस को जो 4 मेन सूबे हैं उनको रिसोर्सेज मिल रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, द पोर रेशियो एंड मच मोर अदर फैक्टर्स आर। बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे इलाके हैं, पर्टिकुलर पाकिस्तान है, ओनली एक्सपीरियंस दे कुड सॉर्ट ऑफ impediments and obstacles तो owing to this sort of the legislation जो कि NFC अवार्ड हुआ, तो सर इसकी वजह से जो है प्रोविंसेस में या दूसरा जो डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज है इनको रिसोर्सेज नहीं मिलते। ठीक है। देखें कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें अगर तो जब पाकिस्तान बना तो क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था? वेरी राइट। आई एम कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन कि जब पाकिस्तान बना 1947 में हमारे पास आइन था या नहीं था? हमारे पास था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब इंडिया में अच्छा तो क्या डील क्या थी? डील ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हम आज़ाद होने के बाद ये टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक हम वी इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द डील वाज दैट वी वुड डेवलप आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिप्लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया ने कब बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन? 49 तक उन्होंने बना लिया था, यानी विद इन 2 ईयर्स, और जनवरी 50 से वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, इन्फोर्समेंट हो गई उसकी, तो दे कुड मेक इट विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 19
56। और जैसे आपने कहा कि मसला यही होता है कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लें तो उसको चलने नहीं दिया जाता। तो हाउ लॉन्ग दैट कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव्ड? 2 years, और 1958 में उसको एब्रोगेट कर दिया। और एब्रोगेट किसने किया? एब्रोगेट, नाउ यू नो, इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड हैव अ राइट टू एब्रोगेट इट, नॉट वन पर्सन। बट द प्रॉब्लम, सो असल हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा क्राइसिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो चल रहा है हमारे यहाँ शुरू से, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमारे पास था नहीं। वी मेड इट इन 9 years 56 में, और उसके बाद जिन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स कि जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे फ़ैसला करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मिर्ज़ा जनरल अयूब खान ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, नाइदर वर दे पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने कोई फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, ना इस्कंदर मिर्ज़ा ने, ना अयूब खान ने, ना ग़ुलाम मोहम्मद ने, जो सारे जो जिसको हम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग क्या मसला है? हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि द क्राइसिस हैज़ बीन परपिचुएटेड बाय a constant struggle between the elected versus the selected. कि एक तरफ आपकी इलेक्टेड असेंबली होती है और दूसरी तरफ होते हैं सिलेक्टेड लोग। सिलेक्टेड, यहाँ मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे उसको भी सिलेक्टेड कहा जाता रहा है, बिलावल ने कहा था कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं गिन रहा कि वो सिलेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जो एक सिलेक्शन प्रोसेस के तहत आते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में होता है। ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन से आती है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन से नहीं आती। और वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ़ख्र इसी बात पे करती है कि देखें जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में तो कोई भी मुंह उठा के चला आता है, किसी को भी इलेक्ट कर लेते हैं। आप देखें, हम तो बड़े एक ऐसे प्रोसेस से निकल के आते हैं जिसमें हमें टेस्ट देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर हमें मैनेजमेंट के कोर्स अटेंड करने पड़ते हैं, फिर एक मैनेजमेंट कोर्स होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, और ACR होती है। और फ़ौजियों से बात करो, फ़ौजी भी यही कहेंगे, जी आपको क्या पता, हमारा तो इतना सख्त सिलेक्शन होता है, हमें तो दौड़ें लगवाई जाती हैं, उल्टा लटकाया जाता है, वो करते हैं, और उसके बाद फिर हम तो सिलेक्टेड, हम तो सुपीरियर लोग हैं। अगर ये बात सही होती, और सिलेक्शन के ज़रिए इतने ही हीरे जवाहरात निकल रहे होते, तो हमारे यहाँ आप देख लें कि सिलेक्टेड में कौन लोग आ रहे हैं। यानी सिलेक्टेड में जो सबसे ज़्यादा बहरान की ज़िम्मेदार रही है वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रही है, इसमें तो कोई दो राय शायद ही हो सकती है। क्यों? इसलिए कि जितनी मरतबा भी आइन को तोड़ा गया, वो आइन को एब्रोगेट किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसको मॉडिफाई ज़रूर किया, लेकिन एब्रोगेट नहीं किया कि ख़त्म कर दो। वो सारा हमेशा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री या तो फ़ौजियों ने किया या अदलिया ने किया, यही है ना सूरत हाल। तो अब आप देख लें कि अगर हम सिर्फ फ़ौज और अदलिया की मिसाल लें, और ये सिलेक्शन का प्रोसेस अगर इतना ही अच्छा होता, जो लोग ये दावे करते हैं कि हम इलेक्टेड से बेहतर हैं, क्योंकि इलेक्टेड में तो कोई भी मुंह उठा के इलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन में तो जैसे मैंने कहा कि हम तो इतने बेहतरीन प्रोसेस से निकले हुए हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड हमारे यहाँ पहुँचे हैं। अगर वाकई ये होता तो याह्या खान जैसे शराबी, कबाबी, जानी, वटएवर, दो आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एतराज़ तो हो सकता है। AK नियाज़ी जैसे, अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी, आप उनकी हरकतें देख लें, उनके किस्से पढ़ लें, अबूद रहमान कमीशनर की रिपोर्ट पढ़ लें। जनरल टिक्का खान जैसे, जो कि बुचर ऑफ बंगाल जिनको कहा गया, जिन्होंने कत्लेआम में बड़ा जिन्होंने हाथ लिया, सारे सिलेक्शन से। याह्या अपने जनरल ज़ियाउल हक जैसे, जो प्रॉबेबली द मोस्ट डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान टुडे, अगर आप मुझसे पूछें सबका राय, तो वो याह्या खान से भी ज़्यादा। याह्या खान का तो ख़त्म हो गया ना, एक टुकड़ा अलग कर दिया। ज़ियाउल हक ने जो किया है वो तो हमारी नस्लें भुगत रही हैं और भुगतेंगी आने वाली नस्लें। तो जब ज़ियाउल हक जैसे ये लोग निकल रहे हैं उस सिलेक्शन प्रोसेस से, तो आप उस सिलेक्शन प्रोसेस का ज़रा अंदाज़ा लगा लें।
बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा जी। तो एक तो ये बात हो गई। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है उसके दो जिम्मेदार है असेंशली। जिम्मेदार तो जाहिर है सियासतदान भी हैं, उनको मैं बिल्कुल एब्जॉल्व नहीं कर रहा कि वो बिल्कुल मासूम है, उनका अपना रोल है, लेकिन बुनियादी किरदार सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का रहा है। तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे हमने बात कर ली और मैंने मिसालें आपको दे दी कि अगर ये प्रोसेस इतना ही अच्छा होता तो ऐसे लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, याया खान जैसे और नियाजी जैसे और टिक्का खान जैसे और जनरल ज़ियाउल हक जैसे, और आप बेशुमार नाम ले सकते हैं, ऐसे सिलेक्शन से निकल के नहीं आते। जजों की बात कर लें, आप बड़े फ़ख्र करते हैं, पूरी अदलिया का आप किरदार देख लें पाकिस्तान में, जितना घनावना किरदार रहा है आप देख लें, जस्टिस मुनीर से लेके, यानी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने किया ग़ुलाम मोहम्मद ने, उसको वैलिडेट जस्टिस मुनीर ने किया। तो अगर आप कभी लिखा जाए पाकिस्तान की तारीख़, मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि किताब लिखूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के 10 बदतरीन जज, तो उनमें जो नाम आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का ख़राबा करने में रोल किया, सबसे पहले जनरल अपने जस्टिस मुनीर का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद जस्टिस कार्नेलियस के बारे में कहा जाता, बड़े बड़े क्लीन थे जस्टिस कार्नेलियस, आपने अक्सर सुना होगा कि जस्टिस कार्नेलियस बहुत बड़े आलिम थे, ये थे। भाई मेरा सवाल ये है कि 8 साल वो जनरल अयूब खान की खिदमत करते रहे। जनरल अयूब खान ने इलेक्शन रिक किया, फातिमा जिन्ना को हराया, और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान 8 साल रहे। जस्टिस कार्नेलियस एक लफ्ज़ नहीं बोला अयूब खान के खिलाफ, कोई सूमोटो एक्शन, कोई फैसला आप मुझे दिखा दें ए आर कार्नेलियस का। ए आर कार्नेलियस को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया, और यही ए आर कार्नेलियस थे जो बाद में जब जनरल याया खान ने वहाँ फ़ौजी मुदाखलत की, वहाँ बंगालियों को मारा जा रहा था, यही ए आर कार्नेलियस थे जो जनरल याया खान के साथ थे और नया आइन बना कर दे रहे थे जनरल याया खान को। तो जिनकी पूरी उम्र जो है 8 साल अयूब खान के साथ और उसके बाद जनरल याया खान की खिदमत में निकली, वो हो सकता है कि दूसरों से कार्नेलियस बेहतर हों, लेकिन ये भी उनकी हरकतें। जस्टिस हमीदुर रहमान के बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे थे। जस्टिस हमीदुर रहमान ने रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखी, खुद बंगाल के थे, लेकिन जब भुट्टो साहब ने जमहूरियत का तिया पाछा पाकिस्तान में कर रहे थे, उसको वैलिडेट करने वाले जस्टिस हमीदुर रहमान थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी 1975 में, उसको वैलिडेट जस्टिस हमीदुर रहमान ने किया। उसके बाद जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस हलीम, जस्टिस इरशाद हसन खान, पूरी एक लाइन है। जैसे मैंने मिसाल दी कि साकिब निसार, वो अभी जिंदा है, मुझे पकड़ लेंगे, खैर वो खुद तो नहीं पकड़ सकते, वो कहेंगे अपने जूनियर से कि भाई ये मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। तो पॉइंट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लोग ये कहते हैं ना कि हम जो सिलेक्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स के सिलेक्शन से हम निकले हैं, तो हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट साकिब निसार है, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अनवारुल हक है, जस्टिस अनवारुल हक है, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जस्टिस इफ्तिखार चौधरी है, जिसने अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो फैसले करके जो उसके हक, उसके इख्तियार में नहीं थे, जो स्टील मिल का ये कर दो, फलां का एग्जीक्यूटिव फैसले जो होने थे, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने किए। उसकी आप डिटेल पढ़ें सारी, जितना नुकसान पहुंचाया, शायद किसी एक सियासतदान ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। तो ये जो बहरान है जो चलता चला आ रहा है, असेंशली इसकी एकेडमिक और बिहेवियरल लेंस तो अपनी जगह पर, लेकिन बुनियादी तौर पर जमहूरियत का बहरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक तो हमारे बनने नहीं दिए गए। इस वक्त अभी तक पाकिस्तान ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन देखे हैं? देखें, ये 3 तो फुल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन आप कह लें इसको, जैसे फुल टाइम और पार्ट टाइम होता है ना, एक तो ये तो 3 तो फुल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन थे। जो पार्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आए, जिसको आप कह लें, जैसे जनरल याया खान ने LFO निकाला था, आपने एक तो वो सुना होगा ना लीगल, हाँ LFO, और एक होता है वो क्या होता है UFO, एक होता है UFO, क्या होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग, एक होता है वो जो चरखियाँ घूमती है, कहते हैं UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ होता है LFO, मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, वो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है कि लीगल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैं उसको कहता हूँ कि कोई जनरल आया, उसने यूँ फेंका कि ये मेरा आइन है, तो वो आया, अयूब खान आया, उसने यूँ करके फेंका, बनाया उसने कमीशन जस्टिस शहाबुद्दीन के अयूब खान ने, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन ने कहा भाई मैंने नहीं बनाया, ये इसने अयूब खान ने खुद बनाया। तो याया खान ने भी इस तरह LFO निकाला। जनरल ज़ियाउल ने फिर अपने PCO, एक LFO होता है, एक PCO होता है। LFO इज़ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, PCO इज़ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर।
फिर इसने निकाले। तो अगर इस तरह से आप देखें इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुल वक्ती और जुज़ वक्ती यानी पार्ट टाइम और फुल टाइम मिलाए जाएँ तो तकरीबन 10 मुख्तलिफ आइन या आइनी डॉक्यूमेंट, आइनी दस्तावेज़ात हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस है। रिमेनिंग 5 मिनट में मैं आपको 1-2 लेंस और देता हूँ। 12 बजे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा ताकि आप फिर मुझसे सवाल कर सकें। ठीक है, अभी तक आप आर यू विद मी? अभी तक जो बातें की हैं वो समझ आ रही हैं? ठीक है, एकेडमिक लेंस, बिहेवियरल लेंस, सिविक, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, 10-15 मिनट ले सकते हैं। अच्छा चलें, मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब ज़्यादा हों तो हाँ, क्योंकि वही एक्टिव पार्टिसिपेशन वैसे ही होती है ना, क्योंकि जितना भी अच्छा स्पीकर हो वो आधे घंटे बाद लोग सोने लगते हैं। किस पे? अच्छा, सिलेक्टेड पे बात हो गई, इलेक्टेड पे भी बात करते हैं। देखें, इलेक्टेड के लिए 2-3 रिक्वायरमेंट, मैं उस पर आगे करना चाह रहा था जब हम उसकी उसकी पॉलिटिकल लेंस पे मैं आ रहा था आगे, पॉलिटिकल लेंस पे जब आता, लेकिन अभी आपने उठा दिया तो मैं अभी बात कर लेता हूँ। देखें, ये अक्सर कहा जाता है कि जी इलेक्टेड जो हैं वो इलेक्टेड भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो जब चूंकि इलेक्टेड ठीक नहीं है तो सिलेक्टेड बीच में आएंगे। तो पहला सवाल ये है कि इलेक्टेड ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा सा एकेडमिक लेंस लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, एकेडमिक लेंस में देखना पड़ेगा कि लोगों ने कहा क्या है इस बारे में और ये जमहूरियत इवॉल्व कैसे हुई। देखें, ट्रेडिशनली तो किंगडम्स या मोनार्कीज हुआ करती थी ना, कि जी एक, और वो होता कौन था? वो आमतौर पे आर्मी जनरल होता था। जैसे बाबर साहब आ गए वहाँ से फरगाना से उठ के, तो वो बादशाह तो बन गए, लेकिन वो असेंशली क्या थे? वो असेंशली बुनियादी तौर पे जितने भी बादशाह होते थे वो आर्मी को लीड कर रहे होते थे, है ना। बाबर आए तो सब तोपें लेकर आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। जो भी आता था बादशाह बनता था। शेरशाह सूरी थे, वो बादशाह बन गए, लेकिन वो थे क्या? आर्मी को लीड कर रहे ना, आर्मी जनरल थे। इस तरह आप पास्ट में भी चले जाएं तो जो ट्रेडिशनल पुराना तरीका था, हज़ारों साल से चल रहा था, उसमें जो फैसला करने का इख्तियार एक के पास था। ठीक है, अब मैं इलेक्टेड की तरफ आऊँगा। ये इलेक्टेड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखें, जब मैंने बात की थी प्लेटो, या मैंने लिखा था जब रिपब्लिक लिखी उसने, तो रिपब्लिक में और मोनार्की में फ़र्क ही ये है कि रिपब्लिक में ये कहा गया कि इसमें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन लोगों की हो। अगर लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डेमोक्रेसी का वर्ड तो इस प्रीटी न्यू, डेमोक्रेसी तो अभी 100-200 साल पहले से इस्तेमाल ही नहीं होती, रिपब्लिक इस्तेमाल होता था। ठीक है, और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और रिपब्लिक का मतलब जो प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा था वो यही था कि जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन लोगों की हो। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेशन हो कैसे? अब उसमें 2-3 चीज़ें आई ना, तो उस वक्त जो 2-3 थे, एक तो मैंने अब प्लेटो का कहा, दूसरा अरिस्टोटल, तीसरा जो एक बड़ा नाम था सिसेरो। आपने शायद नाम नहीं सुना हो इतना, CICERO। ये एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे जो कि जूलियस सीजर के दौर में थे, और इनका पीरियड था फ्रॉम 106 BC से 42 BC, ये इनका पीरियड था। यानी ये 200-300 साल बाद हुए। इन्होंने जो आइडिया दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था इलेक्टेड के हवाले से। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ मिक्स्ड गवर्नमेंट। मिक्स्ड गवर्नमेंट का मतलब उन्होंने कहा कि एक तो हो गया मोनार्की यानी रॉयल, एक तो किंग। तो पुराना जो सिस्टम था रॉयल का कि एक बादशाह फैसला करेगा, वो ग्रीक स्टेट में, एथेंस में उन्होंने कहा नहीं चलेगा। उसी पर जूलियस सीजर का कत्ल हुआ था कि जूलियस सीजर को मार दिया गया, और ब्रूटस वगैरह जो थे, तो ब्रूटस जो था वो ब्रूटस ने तो यानी एक ब्रूटस लाइन देख लें, एक सिसेरो लाइन देख लें, दोनों एक ही साथ थे, हम असर थे, एक ही वक्त में थे। ब्रूटस का हल ये था वायलेंस, कि जी वो बादशाह बन गया, कत्ल कर दो, आगे बढ़ो, ये ट्रेडिशनल तरीका। सिसेरो जो था वो आलिम आदमी था, उसने कहा कि एक बेहतर हुकूमत ये है कि जिसमें एक तो रॉयल हो यानी एक किंग या मोनार्क हो, प्लस अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा हो, प्लस डेमोक्रेसी अवाम का हिस्सा हो। और उस सिसेरो के मॉडल पे आज तक हमारा जो बाई कैमरल सिस्टम है, बाई कैमरल समझते हैं आप सब, तो अब हुआ क्या कि एक तो मोनार्क है ऊपर टॉप होगा जिसको आप सदर कह लें, एक वो है या वज़ीर आज़म कह लें जो फाइनल फैसला करे, एक बंदा,
जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत हो, ठीक है। एक वो, उसके नीचे एक सेनेट है जो कि एरिस्टोक्रेसी की नुमाइंदगी कर रही थी, उस वक्त सेनेट थी, और एक नेशनल असेंबली जिसको आप लोकसभा कह लें या हाउस ऑफ कॉमन्स कह लें, वो अवाम की नुमाइंदगी, जिसको उसने मिक्स्ड गवर्नमेंट कहा। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि ये जो तीन हैं, यानी तीन क्या मैं कहूँगा, एक तो रॉयल, रॉयल का मतलब 1% जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो, जो आज के दौर में प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बाइडन हो सकता है, फ्रांस में या रूस में पुतिन हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये रॉयल के रिप्रेजेंटेटिव हो गया एक। दूसरा हो गया आपकी अरिस्टोक्रेसी। अच्छा, अब अरिस्टोक्रेसी का लफ्ज जो है, क्रेसी इज रूल, अरेस्टो इज एक्सीलेंस, अरेस्टो इज एक्सीलेंस, रूल ऑफ द एक्सीलेंट पीपल। तो उस वक्त जो सेनेट बनती थी तो उसमें आइडिया ये था कि जो एक्सीलेंट लोग हैं वो सेनेट में जाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वो अरिस्टोक्रेसी हो गई जो सेनेट है। और तीसरा जो है वो अवाम की नुमाइंदगी है, जिसको आप अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, तो जिसको आज आप कह सकते हैं नेशनल असेंबली, अरिस्टोक्रेसी को आप कह सकते हैं सेनेट, और रॉयल को आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो मिक्स गवर्नमेंट का फॉर्मूला था, ये सिसेरो ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसमें दर्जनों लिखने वाले हैं, वो मैं उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, पिछले 2000 साल में जो पॉलिटिकल साइंस पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन आइडिया वहाँ से आया। अब इसमें मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ, वो इलेक्टेड पे मैं वापस आता हूँ कि मसला क्या हुआ है। अगर इस पे लेटर एंड स्पिरिट में अमल हो जाता, लेटर स्पिरिट पे इस तरह से अमल हो जाता कि अरिस्टोक्रेसी में जो लफ्ज़ डिनोट कर रहा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो आ जाते एक्सीलेंट लोग, तो हमारे लिए मसले बहुत हल हो जाते। इसी तरह डेमोक्रेसी में अगर वाकई आवाम के नुमाइंदे, आवाम से निकले हुए, जो आवाम की आवाज़ पहुंचाएं, आवाम से निकले हुए लोग, मजदूर हों, किसान हों, ट्रेडर्स हों, बिल्कुल निचले लेवल के, जो बात कर सकें कि भाई हमारा ये मसला है। जो नाकामी हुई है ना, जो बहरान जो होता है, जो सारी दुनिया में, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जमहूरियत का बहरान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के हर मुल्क में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे लिखा होता है, सड़क बन रही होती है तो लिखा होता है कि हम माजरत खां हैं, तामीरी काम जारी है, माजरत खां। इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट के बाहर एक बोर्ड लिखना चाहिए, तामीरी काम जारी है, माजरत, तकलीफ के लिए माजरत खां। नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे तो आप मायूस होंगे। उस मायूसी से बचने के लिए ये जहन में रखना ज़रूरी है कि ये माशरे का जो एवोल्यूशन है, जो माशरती इर्तिक़ा है, ये एक प्रोसेस है जिससे दुनिया के सारे माशरे गुजरे हैं। हमें अपने पाकिस्तान से इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कि ना ही ये समझने की ज़रूरत है कि जी हमें ही ये मसले हो रहे हैं। हर मुल्क मुख्तलिफ तरह से गुजर रहा है। तो जो मसला हुआ विसरियो साहब कि अगर तो ये वाकई में इलेक्टेड डेमो यानी आवाम से आ जाते तो अच्छा था। इसी तरह अगर एरिस्टोक्रेसी या सेनेट में वाकई एक्सीलेंट लोग आ जाते और वाकई जो टॉप मोस्ट होता वो वाकई में एक समझदार और उन बेस्ट का भी बेस्ट होता, तब तो ठीक था। अब हुआ क्या है कि ये एरिस्टोक्रेसी के बजाय, यानी एरिस्टोक्रेसी का लफ्जी मतलब है रूल ऑफ द एक्सीलेंट पीपल, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, इस पे लिखा गया है, बहुत लिखा गया कि एरिस्टोक्रेसी बदल जाती है दो चीज़ों में। दो और टर्म मैं आपको दे रहा हूं, ओलिगार्की, ओलिग इज पावर, और प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, ओलिगार्की एंड प्लूटोक्रेसी, यानी रूल ऑफ द पावरफुल एंड रूल ऑफ द रिच। प्लूटो इज रिच। तो अब आप मुझे बताइए कि जो इलेक्टेड का मसला है, इलेक्टेड का मसला ये है कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो सिलेक्शन से तो नहीं आ रहे, लेकिन वो असल में जो आ रहे हैं वो एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों को खा जाती है, दोनों को खा जाती है, यानी रूल ऑफ द एक्सीलेंस को भी और रूल ऑफ द पीपल को भी खा जाती है ओलिगार्की यानी पावरफुल पीपल एंड प्लूटोक्रेसी यानी रिच पीपल। दे आर नॉट द सेम। आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक ही बात होगी,
कि पावरफुल और रिच तो एक ही है? नहीं, इसलिए कि हो सकता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ माइट नॉट बी द रिचेस्ट पर्सन, द चीफ जस्टिस माइट नॉट बी द रिचेस्ट पर्सन, बट मे बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन। समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क है इसमें। तो जो ओलिगार्की है और प्लूटोक्रेसी में फ़र्क ये है कि ओलिगार्की रूल ऑफ द पावरफुल और प्लूटोक्रेसी इज रूल ऑफ द रिच। अब होता क्या है कि ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन दोनों को, यानी सेनेट में भी वही पहुंच रहे हैं। कौन एक्सीलेंट है? आप सेनेट को उठा के देख लें, आप कुछ चंद सेनेटर्स का नाम अगर मैं आपको बताऊं मैं, तो आप कहेंगे कि यार ये सेनेट में जाने के काबिल हैं ये लोग जो कब्जे कर दिए। आपको पता है आपकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पे किसने कब्जे किए थे? आपको पता है? आपके पड़ोस में ही है, नाम नहीं ले रहा मैं। तो कितनी मुहिम चलानी पड़ी सिर्फ ज़मीन का कब्जा छुड़ाने के लिए कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन ने कब्जा कर लिया है। सेनेट में बैठे हुए थे वो, तो वो क्या थे? पावरफुल थे, कब्जे कर लो, ठीक है। और इसी तरह आप नाम लेते चले जाएं, आपको लगेगा कि ये असल में ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी है जो कि सेनेट में भी पहुंच गई है, और जो डेमोक्रेसी जहां पर आवाम के नुमाइंदे जाने चाहिए वहां पर भी रिच और पावरफुल पहुंच रहे हैं। तो इलेक्टेड का ये मसला है भाई। हैव आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? तो आई थिंक दैट्स वेयर आई स्टॉप। अब कुछ सवाल जवाब ले लें। एक मैं आपको लेंस और बताने चाह रहा था लेकिन आपने बीच में रोक दिया मुझे, वो है इकोनॉमिक लेंस। वो बड़ा अहम है, तो मैं 2 मिनट उस पर बात कर लूँ। इकोनॉमिक लेंस इसलिए है कि आप डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक इक्वलिटी से जुदा नहीं कर सकते। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल कल्चरल बात कर ली हमने, लेकिन देखें जमहूरियत का बहरान असल ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो अमीर और गरीब का तफावत है, जो फ़र्क है, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज़ सो ग्रेट दैट नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, मौक़े हों आगे बढ़ने के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। कोई भी जमहूरियत अगर वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, जो भी है, दैट इज़ इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी अनलेस इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप जो वेलफेयर स्टेट होती है ना, जिसमें, और आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कोई है, जी हाँ, वेलफेयर स्टेट्स हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं। कनाडा है, न्यूजीलैंड है, किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी बड़ी हद तक है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि मुझे ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा। अगर मेरे पास पेंशनेबल जॉब नहीं है तो मैं बूढ़ा होकर क्या करूँगा, मुझे कोई खिलाएगा नहीं खिलाएगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है, दिस इज़ इकोनॉमिक लेंस का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों की कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो क्या हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है या उसका बहरान है? बहुत बड़ा बहरान है, बहुत बड़ा बहरान है, इन्फ्लेशन। तो ये मैंने आपको जो अभी तक गुफ्तगू की उसमें 4 लेंस मैंने आपको दिए डेमोक्रेसी को समझने के। क्राइसिस पे हमने बात कर ली, उसको समझा। उसके बाद हमने पाकिस्तान पे बात की, डेमोक्रेसी पे हमने बात की, और हमने कहा कि इसका एक लेंस है एकेडमिक लेंस समझने का, ठीक है। दूसरा लेंस मैंने कहा बिहेवियरल लेंस है, और उसमें आपका सिविक और कल्चरल चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस है, और चौथा इकोनॉमिक लेंस है। अगर इन चारों को आप अप्लाई करें पाकिस्तान पे, तो हम कम से कम 3 में, एकेडमिक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वी आर नॉट एकेडमिक इंक्लाइन, लेकिन हम बिहेवियरली हम क्राइसिस में हैं माशरे में, कल्चरली सिविक सेंस में क्राइसिस में हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली मुसलसल क्राइसिस में रहे हैं, और उसके ज़िम्मेदारों की मैंने बात कर ली कि क्यों है, और इलेक्टेड और सिलेक्टेड पे हमने बात की, और फाइनली हमने इकोनॉमिक लेंस पे बात की। नाउ ओवर टू यू, आप कोई सवाल है तो पूछिए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही, तो इस लिहाज से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को एक स्टेट किस तरह गवर्नेंस को जो है एश्योर करना चाहिए ताकि इन जैसे जो है सोशल जो और इकोनॉमिक इविल्स जो हैं इसको इरेडिकेट करें। देखिए, ये गवर्नेंस का बड़ा अच्छा सवाल है, और आई एम श्योर कि आप सबको गवर्नमेंट और गवर्नेंस का फ़र्क पता होना चाहिए। गवर्नमेंट तो जैसे नवाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई, बेनज़ीर गवर्नमेंट आ गई, या जरदारी गवर्नमेंट आ गई, वो गवर्नमेंट तो ये जो हुकूमत है ना, तो हुकूमतें तो आती जाती हैं। हुकूमत एक चीज़ है, और गवर्नेंस का मतलब होता है तर्ज़ हुक्मरानी, कि हाउ दैट गवर्नमेंट इज़ गवर्निंग
द कंट्री। ठीक है, इस फर्क को समझें। गवर्नेंस जब होता है तो गवर्नेंस इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? हुकूमत है, विच कंसिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज। ठीक है ना, ये हुकूमत है हमारी, उसमें ये वजीर हैं, ये मिनिस्ट्रीज हैं, वो हुकूमत है। लेकिन जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मतलब है तर्ज हुक्मरानी के हाउ दैट गवर्नमेंट इज गवर्निंग, कि वो असल कैसे मुल्क को चला रही है, ये गवर्नेंस है। ठीक है, अब आपका सवाल कि वो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, देखें कम से कम 6 इंडिकेटर्स मैं आपको बता सकता हूँ गवर्नेंस के, जिनको बेहतर होना ज़रूरी है, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो। यही फ़र्क है गवर्नमेंट और गवर्नेंस में। तो वो इंडिकेटर्स क्या हैं कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करेंगे, और उसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम की वेलफेयर से। ठीक है, और यहीं पर मेरा जो बड़ा एतराज़ होता है इशरत हुसैन जैसे लोगों से कि ये ख़ुद इक़्तिदार में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, 80 साल के ये हो गए, या अताउर रहमान हो गए, या और बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। भाई अनगवर्नेबल बनाया किसने? आप पूरी तरह इसके अब आप बाद में जो है बुढ़ापे में किताब लिखते हैं, पता नहीं हमारे मुल्क को क्या हो गया है, कोई रिटायर्ड फौजी मिलेगा, हमारे मुल्क को किसी की नज़र लग गई है, मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है किसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, तुम उसमें हिस्सेदार हो पूरी तरह से। तो ये सारे ब्यूरोक्रेट जो टेक्नोक्रेट बन के आते हैं, जब ये खुद सारे आमिरों के साथ होते हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट गवर्नेंस के कैसे बेहतर की जाए। तो गवर्नेंस को बेहतर करने का मतलब क्या है? नंबर 1 पहला इंडिकेटर एजुकेशन। एजुकेशन गवर्नेंस बेहतर करें, जिसका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है। तालीमी निज़ाम हमारे जैसे मुल्क को अभी देखें, क्या लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान में इस वक्त? 60। ये 62 पे गया था 2018 में, और 2020 में ये 60 पे आ गया। यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रिवर्स में गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। मैं आपको ये खुद अपनी फिगर नहीं बता रहा हूँ, शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रिवर्स में गया, 62 से 60 पे चले गए 2 साल में। और पाकिस्तान को आज़ाद होकर 75 साल लग गए। 75 साल बाद अगर आपकी लिटरेसी रेट 60% पे है, तो आप मुझे बताइए 100% लिटरेसी में कितने साल चाहिए होंगे आपको? 50 साल शायद। तो वो कैसे आप ख़त्म करेंगे? ख़त्म ऐसे करेंगे कि फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान यू नीड एटलीस्ट 5 to 10% एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन। जीडीपी का 5 से 10%। लिटरेट की जो डेफिनेशन है वो चेंज होने से भी ये जी लिटरेट पर्सन की जो डेफिनेशन है उसके चेंज होने से भी तो इस फिगर पे फर्क पड़ता है। भाई वो उनको भी शामिल कर, जो सिर्फ अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं। कोई कहता है कि जी एक जुमला लिख सकते हैं, कोई यूनेस्को कहती है कि एक अखबार का पैराग्राफ पढ़ सकें, तो ये लेकिन ये भी 60 से, बल्कि इंडिपेंडेंटली तो लोग कहते हैं कि 50 से ज़्यादा नहीं है। यानी 50% अगर लोग आपके अनपढ़ हैं तो इसका मतलब 22 करोड़ में से 10-11 करोड़ पाकिस्तानी लोग लिख पढ़ नहीं सकते। एनीवे, तो गवर्नेंस बेहतर कैसे होगी? पहला इंडिकेटर आपका एजुकेशन। दूसरा गवर्नेंस बेहतर करें हेल्थ। हेल्थ मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट। इन चीज़ों में आप बेहतर करें। लिख लिया आपने? हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी,